तुगलक का बेटा। ठीक, तो हमने ये देखा अभी तक कि तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत हो गई और तुगलक डायनेस्टी का जो फर्स्ट किंग है जिसका ओरिजिनल नाम था गाजी मलिक, वो गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से सुल्तान बनता है, यानी कि थ्रोन पर बैठता है। और उसका जो बेटा होता है जिसका नाम होता है जौना खां। कौन, क्या नाम होता है? जौना खां। ये जौना खां मैक्सिमम एक्सपेडिशन करता है किसके टाइम पर? गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पर। गयासुद्दीन तुगलक एक एक्सपेडिशन करने जाता है बंगाल का, और उसी बंगाल के एक्सपेडिशन के वक्त जब वो लौटता है तो उसके क्या कहते हैं उसके, उसके रिसीव करने के लिए या उसकी सेरेमनी के लिए, खुशी की सेरेमनी के लिए जो उसका बेटा जौना खां है वो क्या करता है, एक वुडन पवेलियन बनवाता है। और जैसे ही वो वुडन पवेलियन पर अपने हाथी घोड़ों के साथ आता है, वैसे ही क्या होता है, वो वुडन पवेलियन गिरता है और गिरने से उसी में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, जैसे गयासुद्दीन तुगलक की डेथ हुई तो अब थ्रोन पर कौन बैठेगा? जौना खां बैठेगा। बट ये जैसे ही जौना खां थ्रोन पर बैठता है तो ये अपना नाम चेंज करता है, चेंज का ये अलग नाम से बैठता है। और ये जिस नाम से बैठता है, जैसे क्या था उसका नाम, गाजी मलिक, तो वो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। तो जौना खां किस नाम से बैठेगा? ये थ्रोन पर बैठेगा मोहम्मद बिन तुगलक। किस नाम से बैठेगा? मोहम्मद बिन तुगलक। यही क्या है? जौना खां है। ठीक, तो ये कब बैठेगा? 1325 to 51 सी, काफ़ी लंबे समय के लिए बैठता है। अब देखिए, अब तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम क्या हो चुकी है, सत्ता जो है वो काफ़ी स्टेबल हो चुकी है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जो डायनेस्टी है उसको, और जौना खां पहले से एक्टिव है, एक्टिव इस वजह से आप उसकी देख सकते हैं, क्यों? गयासुद्दीन तुगलक के सुल्तान होते हुए भी मैक्सिमम एक्सपेडिशन कौन कर रहा है? जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक कर रहा है। इसका मतलब है कि वो बहुत पहले से एक्टिव है। इसका मतलब है कि उसने सारे मैक्सिमम कमांड्स, मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट चीज़ें अपने हाथ में रख रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसी वजह से ये एक लंबे समय तक राज करने में सक्सेस हो पाता है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी सतर्कता के साथ काम करता है। बट ये काफ़ी ज़्यादा इसके लिए कंट्रोवर्सी भी है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी है इसकी। उन कंट्रोवर्सियों को भी देखेंगे, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट, ये बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक कहा जाता है, कुछ हद से ज़्यादा ही एक तरह से कह लीजिए पढ़ लिया था या जो भी था। तो एक एक करके इसके बारे में हम लोग पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। तो पहला पॉइंट लिखिए, इसका पूरा नाम लिख लीजिए, फ़खरुद्दीन मुहम्मद जौना खां। ये उसका ओरिजिनल और पूरा नाम है, फ़खरुद्दीन मुहम्मद जौना खां, जो थ्रोन पर बैठकर अपना क्या नाम देता है? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ही वॉज द मोस्ट highly educated of all the preceding sultans of Delhi। यानी कि अभी तक जितने भी दिल्ली सुल्तान हुए थे, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति यही था। ठीक, साथ में अब देखिए,
इल्तुतमिश या इसका अलाउद्दीन खिलजी को देखे तो इलिटरेट था एक तरह से। बाकी सब तो क्या थे, स्लेव थे। और अगर जो प्रिंस थ्रोन पर बैठा सुल्तान बना तो वो प्रिंस लंबे समय तक टिके नहीं। ये ऐसा प्रिंस था जो बहुत, तो इसके पीछे क्या था भाई, जो गाजी मलिक हो गवर्नर, तो गवर्नर का बेटा काफ़ी अच्छा पढ़ा लिखा। साथ में जब वो गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से राजा बना, सुल्तान बना, तो ये राजकुमार, तो ये हाईली पढ़ा लिखा। तो पढ़ने के साथ साथ ये क्या था, एंड गुड कैलीग्राफिस्ट भी था। ये कैलीग्राफी वो देखते हैं ना, खूब अच्छे अच्छे से सजा सजा के जो लिखते हैं, तो उस तरह से ये भी इसको बहुत अच्छे से करने आता था। तो ये सारी खूबियाँ इसके अंदर अच्छी थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ड्यूरिंग हिज रेन अफ्रीकन ट्रैवलर, ये याद रखिएगा, ये इससे जुड़ी हुई बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अफ्रीकन ट्रैवलर इब्न बतूता। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि इब्न बतूता था कहाँ का ओरिजिनल, तो कहाँ का था वो, अफ्रीकन ट्रैवलर, ठीक है ना। जैसे अलाउद्दीन खिलजी था, आमिर खुसरो था, इसके समकालीन कौन होगा, इसके कंटेम्प्रेरी कौन आएगा, इब्न बतूता। तो इब्न बतूता केम टू इंडिया इन 1333 and appointed him as the, ये भी पॉइंट लिखिए, काजी ऑफ दिल्ली, ये अंडरलाइन कर लीजिए, काजी ऑफ दिल्ली। तो जैसे आमिर खुसरो को क्या कहा गया था, तोता हिंद, पैरट ऑफ इंडिया, इसको एक पोस्ट दिया गया काजी ऑफ दिल्ली का, और उस तरह से ये उस रॉयल्टी के साथ ये यहाँ पर रहा दिल्ली दरबार में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये यही पॉइंट आपके क्या बनते हैं, ट्रू फॉल्स वगैरह के, असर्शन रीजन ट्रू फॉल्स मैच द कॉलम के क्वेश्चंस बनते हैं, कब, प्री में, ठीक है। और बाकी जब इसके मैं आपको रिफॉर्म्स और ये जो काम किया है एक्सपेरिमेंट्स लिखवाऊंगा, तो एक्सपेरिमेंट्स क्या हो जाएंगे, वो एक्सपेरिमेंट हो जाएंगे इसके लिए आपके मेंस के लिए मैक्सिमम, उसमें भी प्री का टॉपिक आएगा। ऐसा नहीं कि उसको प्री के लिए नहीं काम करेगा, वो भी प्री के लिए काम करेगा। लेकिन अभी आपको क्या, ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं प्री पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जैसे इब्न बतूता किसके कंटेम्प्ररी है, तो जौना खां या मोहम्मद बिन तुगलक के कंटेम्प्ररी। इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो अफ्रीका से आया था। उसको कौन सा टाइटल दिया गया, तो काजी ऑफ दिल्ली का टाइटल दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ईयर एक बार को नहीं याद हो, जैसे ये 1333, ये ईयर ना याद हो तो चल जाएगा एक बार को यूपीएससी में। हाँ, स्टेट पीसीएस में थोड़ी दिक्कत होती है, पर यूपीएससी में चल जाएगा। बट ये पॉइंट कि इब्न बतूता अफ्रीकन ट्रैवलर था, काजी ऑफ दिल्ली, ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए। तो लिखिएगा, इन 1342 ही सेंट इब्न बतूता, he sent Ibn Battuta to Chinese ruler Togan Timur as his ambassador। तो अपना
एम्बेसडर बनाकर ये इब्न बतूता को कहाँ भेज रहा है? चाइना में भेज रहा है। उस वक्त चाइना का रूलर कौन है? तोगान तैमूर। तो ये मैच द कॉलम में ये सब क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ये सारे आपको क्या होंगे जब आप वन लाइनर या क्या कहते हैं लिस्टिंग का काम करोगे। तो जैसे दिल्ली सुल्तनत के किंग या सुल्तान और उनके साथ कौन कौन से इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज उनके साथ हैं वो, तो वहाँ पर आपको ये सारे लिस्टिंग काम आएगी और इसी तरह से लिस्ट आपको बनाना पड़ेगा। तो ये डिटेल नोट्स है। फिर इसके आपके क्या बनाने हैं? शॉर्ट नोट बनाने हैं। यहाँ शॉर्ट नोट बनाऊंगा तो कोई मतलब नहीं है, फिर वो रटने जैसा होगा। यहाँ आपको कहानी की तरह याद रखनी है चीज़ों को और फिर इसको पढ़ पढ़ के इसके शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। तो इससे क्या होगा? आपका रिवीजन भी होगा और आप अपने हिसाब से जब शॉर्ट नोट बनाओगे तो वो आपको फ्लो चार्ट याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता तुगलक एम्पायर was divided. According to Ibn Battuta, Tughlaq Empire was divided in 23 provinces. ठीक, and except Kashmir and modern Baluchistan, almost whole of the Hindustan was under the control of दिल्ली सल्तनत। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि इब्न बतूता के हिसाब से, देखिए ये आपको हमेशा याद रखना है कि ठीक है इतना कंट्रोल तो था, लेकिन ये कौन कह रहा है? ये बात कह रहा है इब्न बतूता कह रहा है। क्या कह रहा है? कि अगर हम कश्मीर और बलूचिस्तान को छोड़ दें तो अभी का पूरा इंडिया जो आप देख रहे हो किसके कंट्रोल में था? ये कंट्रोल में था दिल्ली सल्तनत के। हाँ, अब आप ये कहो कि बंगाल के आगे का जो ये हिस्सा जिसको असम आज के डेट में क्या है, असम का एरिया कहिए, यानी 7 सिस्टर, तो ये असम को पहले कामरूप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कामरूप के नाम से जाना जाता है ओल्ड हिस्ट्री के हिसाब से। तो वहाँ तो अभी कोई पहुँच, क्योंकि देखिए बख्तियार खिलजी भी तो कहाँ तक, उड़ीसा और बंगाल तक ही तो जाकर रुक गया, उसके आगे अभी ये लोग नहीं पहुँचे हैं। और अगर एक्सपीडिशन नया कर भी रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं? ये लोग साउथ की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए इसके पीछे रीजन भी एक है। अगर आप बंगाल के और ईस्ट में जाओगे असम वगैरह में, तो वो कैसा एरिया है? वो एरिया है जंगल, ठीक, मैक्सिमम क्या है, फॉरेस्ट एरिया है। और ये जो तुर्क इस्लामाइज्ड तुर्क्स जो यहाँ इंडिया में आए मोहम्मद गौरी के साथ कहिए, और उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत बना उसी इस्लामाइज्ड तुर्क के द्वारा, तो इनका मेन पर्पस क्या था? इनका मेन पर्पस था प्लंडरिंग का। यूँ कहिए कि प्लंडरिंग के साथ साथ क्या, इकोनॉमिक, पैसा। इनको अधिक से अधिक क्या चाहिए थे? पैसे चाहिए थे, और ख़ास करके प्लंडरिंग के थ्रू मिल जाए तो और अच्छी बात है। तो अब यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है? अगर आप, तो फिर आप जंगल के एरिया में क्यों जाओगे? आप ही बताओ, अगर आपको प्लंडरिंग करना है तो आप जंगल के एरिया में जाना पसंद करोगे कि आप उन एरिया में जाओगे जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इकोनॉमी हो, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल सके?
तो इस वजह से आप देखो कि बंगाल के आगे ये ज़्यादा बढ़ने की कोशिश करते ही नहीं हैं। कश्मीर का एरिया कैसा है? कश्मीर का एरिया एक तरह से देखा जाए तो पहाड़ी एरिया है। बलूचिस्तान कैसा है? मरुस्थलीय एरिया है, बीहर टाइप का, वीरान टाइप का एरिया है। तो वो सब एरिया इनके हाथ से चला भी गया एक बार को तो ये ज़्यादा दिक्कत नहीं इनके पास थी। हाँ, लेकिन जैसे आपने देखा देवगिरी का या वारंगल का या जौनाखां, वारंगल और मदुरई, ये सब को जब कंट्रोल करता है तो क्या है, यहाँ से इनको खूब ढेर सारे प्लंडरिंग से अच्छे खासे पैसे मिल गए हैं। पैसे ने से उस टाइम वही सोना जौहरात जो भी ये लूट सके लूटते थे। तो इस वजह से इनका कंसंट्रेशन इन सब एरिया पर ज़्यादा था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत के में तुगलक डायनेस्टी के टाइम पर अगर इब्न बतूता के हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत पूरे ऑल ओवर इंडिया, जो आज का करंट इंडिया, वहाँ तक है एक्सेप्ट कश्मीर एंड बलूचिस्तान। तो क्वेश्चन इसी तरह का बनेगा कि इनमें से कौन सा एरिया दिल्ली डायनेस्टी में शामिल नहीं था इब्न बतूता के अकॉर्डिंग। तो ये तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बना दिया, लेकिन वहाँ आपसे सेंटेंस करके पूछेगा, ट्रू फॉल्स में या असर्शन रीजन में, इस तरह से चीज़ें पूछेगा। ठीक है, तो उसके लिए तैयार रहिए। तो आपको क्या याद रखना है, कश्मीर और बलूचिस्तान के अलावा बाकी पूरा एरिया किसके अंडर था? दिल्ली सल्तनत के अंडर था। याद रहेगा ये। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। लिखिएगा, ही वाज, ही मतलब कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ही वाज एन एब्स्ट्रैक्ट थिंकर। He was an abstract thinker and an idealist and an idealist, but not a practical statesman। नॉट ए प्रैक्टिकल स्टेट्समैन, मतलब ये एक तरह से देखिए तो अपनी पढ़ाई यानी थ्योरेटिकल चीज़ों पर ये ज़्यादा फोकस रहता था। थ्योरेटिकल चीज़ों पर ज़्यादा अपने हिसाब से, थ्योरी के हिसाब से ये कोई अनुमान लगा लिया और फिर उसी के हिसाब से ये काम करना शुरू कर देता था। उसकी प्रैक्टिकलिटी को बिना समझे, उसकी प्रैक्टिकलिटी को बिना अच्छे से जाने ये क्या करता था, थ्योरेटिकल चीज़ों पर ज़्यादा भरोसा कर लेता था। प्रैक्टिकलिटी से थोड़ा सा इसका नाता दूर था। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, लिखिएगा, सो इस्लाम, सो ऐसे, हाँ लिखिएगा, सो इस हाँ इस्लामी कॉल्ड हिम, सो इस्लामी कॉल्ड हिम, इसको क्या कहा जाता है, इस्लामी कॉल्ड हिम wisest fool of eastern world। wisest fool of eastern world। ईस्टर्न इंडिया ईस्टर्न हिस्से में है, पूर्वी, तो पूरब का ये सबसे होशियार मूर्ख था। मूर्ख क्यों कहा गया इसको? क्योंकि ये प्रैक्टिकलिटी से ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ों पर भरोसा कर लेता था और प्रैक्टिकलिटी से थोड़ा सा दूर हो जाता था। तो अब बात ये निकल कर आती है कि आखिर वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, वो कौन से ऐसे इसके एक्सपेरिमेंट्स हैं, या इसने कौन से ऐसे प्रैक्टिकल न संभव होने वाली थ्योरेटिकल सोच के हिसाब से कुछ चीज़ें इसने की और वो सक्सेस हुआ कि फेल हुआ। अगर सक्सेस होता तो हम ये बात नहीं कहते। इसका मतलब है कि इसका मीनिंग ये हुआ कि मैक्सिमम चीज़ें इसके द्वारा की गई क्या हो गई, फेल हो गई। इसके मैक्सिमम थ्योरेटिकल सोच के साथ लिए गए डिसीजंस फेल हुए और उन्हीं फेलियर की वजह से इसको क्या कहा गया, वाइजेस्ट फूल ऑफ ईस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे
कि वो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट थे जिसको इसने किया और करने के बाद फेल हुआ, और उसका नतीजा पूरे दिल्ली सल्तनत को, खास करके पब्लिक को चुकाना पड़ेगा। देखिए, जब भी सरकार फेल होती है तो सरकार के ऊपर कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता है, एक्चुअल में पब्लिक उसकी भुक्तभोगी बनती है, क्योंकि पैसा तो पब्लिक दे रही है ना हर चीज़ के लिए। भाई टैक्स किससे वसूला जा रहा है? पब्लिक से वसूला जा रहा है। मैं कह रहा हूँ अगर डिसीजन खराब हुआ और उस डिसीजन की वजह से राज्य को नुकसान हो गया, रेवेन्यू में लॉस हुआ, तो सरकार क्या करेगी? किसी और तरीके से उस रेवेन्यू की भरपाई कर लेगी। तो अल्टीमेटली नुकसान किसका गया? पब्लिक का ही गया। तो इसीलिए हमेशा सरकार जो भी चुनी जाए वो सोच समझकर चुनी जानी चाहिए, ठीक है? कभी भी बहकावे में आकर नहीं चुननी चाहिए। चलिए, तो यहाँ इसको मैं रब कर रहा हूँ। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या? वो उसके एक्सपेरिमेंट्स जिसकी वजह से ये क्या हो गया? वाइजेस्ट फूल ऑफ ईस्टर्न वर्ल्ड कहलाया। तो लिखिएगा, लिखिए, जियाउद्दीन बर्नी। अब देखिए, जियाउद्दीन बर्नी भी क्या है? एक राइटर है, इसके कोर्ट पोएट टाइप में। उन्होंने अपनी बुक में इसके 5 एक्सपेरिमेंट लिखे हैं। उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से हम लोग इस पर बात करेंगे। कोई भी देखिए, इतिहास में हमेशा यही होता है, आपको क्या चाहिए? प्रूफ के साथ आपको बात करनी होती है। कोई भी मैटर आप बोलो तो प्रूफ के साथ बोलो। तो प्रूफ हमें क्या मिलते हैं? किसी इंस्क्रिप्शन से मिलते हैं, किसी के बुक से मिलते हैं, इन्हीं सबों से मिलते हैं। भाई हमने अशोक के बारे में कहाँ जाना? उसके रॉक इंस्क्रिप्शन से, उसके पिलर इंस्क्रिप्शन से, उसके द्वारा बनाए गए क्या कहते हैं, स्तूपा, उन्हीं से बारे में जाना ना। और बाकी जो बुक्स लिखी गई अलग अलग लोगों के द्वारा, तो वैसे इसके बारे में लिखा गया। तो एक जियाउद्दीन बर्नी है, उन्होंने लिखा। तो लिखिए, जियाउद्दीन बर्नी मेंशंस हिज 5 experiments, हिज 5 experiments। और एक्सपेरिमेंट कह लीजिए या कैंपेन कह लीजिए, कहीं पर एक्सपेरिमेंट लिखा मिल सकता है, कहीं पर कैंपेन लिखा मिल सकता है, बात वही है, बात वही है। तो पहला फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो इसने किया, क्या किया? ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल दिल्ली टू देवगिरी। यहाँ देवगिरी के बाद आप यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए दौलताबाद। ये भी आपको पता चलेगा देवगिरी के आगे दौलताबाद क्यों लिखवा रहा हूँ। ये है 1326 में से 28 AD। तो 1326 में इसने डिसीजन लिया कि हम अपना कैपिटल दिल्ली से ट्रांसफ़र कर दे कहाँ? देवगिरी, यानी दौलताबाद। अब देखिए, मैंने आपको जब अलाउद्दीन खिलजी पढ़ाया था तो उस वक्त मैंने आपको क्या बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ इंडिया में जितने भी एरिया को कैप्चर किया उसको कभी भी डायरेक्ट अपने कंट्रोल में नहीं लिया। उसने क्या किया? उन एरियाज़ को उन्हीं राजाओं के कंट्रोल में रखा, बट उनसे ट्रिब्यूट या टैक्स लेता रहा। जौना खान ने जब जीता तो इनको क्या किया? अपने अंडर डायरेक्ट कंट्रोल में लिया। जब इसका फादर गयासुद्दीन तुगलक सुल्तान था, अब खुद जौना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक क्या है? सुल्तान है। तो इसको वही दिक्कत फेस हुई जिस दिक्कत को अलाउद्दीन खिलजी पहले
भाप चुका था प्रैक्टिकली। और वो क्या था कि दिल्ली से बैठकर साउथ इंडिया को संभाल पाना मुश्किल है। ये बात कहीं ना मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी में लिखवाया भी या बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसने वही गलती की। मैंने क्या कहा, ये प्रैक्टिकल ना होकर थ्योरेटिकल था। तो इसने ये सोचा कि दिल्ली से साउथ इंडिया बहुत दूर है। आप इंडिया का मैप देख लो भाई, दिल्ली कहाँ, साउथ इंडिया यहाँ, काफ़ी दूरी है। तो दिल्ली से नॉर्थ इंडिया तो कंट्रोल हो रहा है, पर साउथ इंडिया में दिक्कत हो रही है। तो इसने सोचा कि क्यों ना हम इंडिया का बीचों बीच जो हिस्सा है, लगभग लगभग मिडल पॉइंट, यहाँ दिल्ली है, इधर कन्याकुमारी है, बीच में देवगिरी, यहाँ सेंटर में आ जाएं। तो इधर से इसको भी कंट्रोल करेंगे, इधर भी कंट्रोल करेंगे, इधर भी चारों तरफ कंट्रोल कर लेंगे। ये इसकी प्लानिंग थी। तो देखिए थ्योरेटिकली कितनी सही बात है। थ्योरेटिकली सोची जाए तो कोई भी सोचेगा हाँ बहुत अच्छी बात है, बट प्रैक्टिकलिटी में क्या होगा, आपको पूरी के पूरे कैपिटल को उठाकर वहाँ ट्रांसफ़र करना होगा। यानी कि आपको नए बिल्डिंग्स बनवाने होंगे, नए वहाँ पर और तो और पूरा दरबार सब कुछ सेटअप, नए मार्केट सेटअप करने पड़ेंगे। तो ऐसे आपको पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलप करना पड़ेगा। चलिए आप सुल्तान हैं, आपके पास रिसोर्सेज, आप डेवलप तो कर लोगे, बट दिक्कत है कि क्या वहाँ पर जब आप डेवलप करोगे तो वो शहर इतने लोगों के रहने लायक, इतने लोगों को सपोर्ट करने लायक वहाँ की कंडीशन है कि नहीं है। क्या वहाँ पानी की इतनी व्यवस्था है, क्या वहाँ बारिश इतनी होती है, क्या वहाँ पर सारी चीज़ें इसी तरह की हैं। क्योंकि कोई भी शहर कभी भी लोगों द्वारा जब बसा है तो वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज जब तक नहीं रहेंगे तब तक आप वहाँ पर नहीं टिक पाओगे। आखिर नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन इतनी डेंसली पॉपुलेटेड क्यों है नॉर्थ इंडिया, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ हैं, नदियों की वजह से वाटर एबिलिटी पूरी है, साथ में उन नदियों के और डॉब की वजह से क्या है, चारों तरफ एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे और काफ़ी उपजाऊ फर्टाइल ज़मीनें हैं, तो खेती अच्छी होती है। इस वजह से यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन की डेंसिटी इतनी हाई है। तो ये सब चीज़ें बिना सोचे आपने क्या किया है, थ्योरेटिकल डिसीजन है कि बीच में हम पहुंच जाते हैं और बीच से हम चारों तरफ कंट्रोल कर लेंगे। तो यही हुआ ना कि आप क्या हैं, आप थ्योरेटिकली ज़्यादा सोचते हैं लेकिन आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को कर सकते नहीं, आपने वो प्रैक्टिकलिटी नहीं देखी। यही घटना इसके साथ घटी। तो लिखिएगा। अच्छा हाँ, दौलताबाद इसलिए लिखवाया क्योंकि देवगिरी का नाम इसने कन्वर्ट करके क्या रख दिया था, दौलताबाद। जब ये कैपिटल ट्रांसफ़र करता है दिल्ली टू देवगिरी, तो देवगिरी को नाम बदल देता है ये दौलताबाद। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए पहला 2, ये पहले ट्रांसफ़र क्यों कर रहा है, तो पहला ए लिखिएगा, टू अटेन पॉलिटिकल यूनिटी, टू अटेन पॉलिटिकल यूनिटी, यानी कि हम बीच में आ जाएंगे तो चारों तरफ चीज़ों को एक तरह कंट्रोल कर लेंगे। बी पॉइंट, हेल्ड ए सेंट्रल सिचुएशन, कौन कह रहा है, ये बर्नी कह रहा है। सी, इंटायर सल्तनत अंडर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ ए सेंट्रल अथॉरिटी। देखिए इसकी सारी सोच थ्योरेटिकली कितनी अच्छी है, ठीक। तो ये सब सोच के इसने क्या किया, ट्रांसफ़र किया, बट हुआ क्या, अब लिखिए हुआ क्या, लिखिएगा।
he named हाँ, दौलताबाद एज कुव्वत इस्लाम, यानी कि इसका मतलब हुआ स्ट्रेंथ ऑफ इस्लाम। ठीक, यानी दौलताबाद को नाम रखा है, उसके पीछे पर्पस क्या था? कुव्वत इस्लाम करने का, यानी कि वहाँ स्ट्रेंथ, इस्लाम की स्ट्रेंथ बनाई जाए। भाई इस्लामिक सोच के थे ही थे, क्योंकि धर्म तो इनका इस्लामिक ही था। अब हुआ क्या, लिखेगा बट दिस लेड ए disastrous effect and shifted back to Delhi after 2 years। तो 2 साल बाद ही इसको क्या करना पड़ा? दिल्ली वापस लौट के आना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कंडीशन ऐसी थी ही नहीं कि आप इतने बड़े लोगों को आप वहाँ पर रख सको। वहाँ सोशल रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी थी। अच्छा, इसने एक काम और किया, इसने फोर्सफुली लोगों को तो वहाँ ले गया, लेकिन जब लौटने की बारी आई तो दोनों प्लेसेस के बीच में कितना किलोमीटर? लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास की अप्रॉक्सीमेटली दिल्ली टू दौलताबाद का डिस्टेंस कितना है? लगभग 1500 किलोमीटर। और ये जब लौटा तो समर सीजन में लौटा। अब समर सीजन में आप लौट रहे हो तो इसका मतलब है कि आपके पास गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी। अब उस गर्म माहौल में आप पैदल इतना दूर लोगों के साथ चलोगे तो उसमें क्या होगा? बहुत से लोगों की तबीयत खराब होगी, बच्चे महिलाएं सब रहेंगे उसमें। इसकी वजह से क्या हो गया? बहुत से लोगों की डेथ हो गई। दौलताबाद में इसने रुकने के लिए वहाँ पर अपने लिए एक फोर्ट भी बनवाया था। भाई राजा जहाँ रहेगा तो सुल्तान कहाँ रहेगा? फोर्ट में रहेगा, जिसका नाम है दौलताबाद फोर्ट। आज भी दौलताबाद फोर्ट मौजूद है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आता है। कोई बहुत खास ऐसा नहीं कि यूनेस्को वगैरह साइट के अंडर नहीं आता है, लेकिन हाँ, एक बहुत ही मजबूत और टीले नुमा इसने क्या किया था? फोर्ट बनवाया था वहाँ पर, जिसका नाम है दौलताबाद फोर्ट। जो आप कब गूगल में सर्च कीजिए दौलताबाद फोर्ट तो आपको दिखेगा, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में ये देख रेख में आता है। हाँ, लेकिन अब इसके ये ट्रांसफ़र करने से, अब समझिए दूसरा इफेक्ट, इसके ट्रांसफ़र करने से ये दिल्ली से दूर हो गया। ठीक, अब दिल्ली से जब दूर हुआ, लेकिन एक चीज़ ये भी समझिए कि दिल्ली की तरफ बढ़ने वाले बाहरी जो थे, खास करके मंगोल्स वगैरह, वो सब का अटैक बढ़ जाएगा। खैर, वो तो हम आगे देखेंगे। एक चीज़ इसमें क्या होती है, अच्छी चीज़, इन सभी नुकसानदेह चीज़ के बीच में एक अच्छी चीज़ क्या होती है? वो ये होती है कि अगर आप देखो अभी तक दिल्ली सल्तनत कब से, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक, सब ने कैपिटल दिल्ली ही मेनली रखा। इल्तुतमिश से तो अभी तक क्या है? कैपिटल दिल्ली में ही है। तो जितने इस्लामिक टर्क्स थे या जो नॉबल्स थे, वो मैक्सिमम कहाँ थे? दिल्ली के आसपास के एरिया में कंसंट्रेटेड थे, या यूं कहें कि नॉर्थ इंडिया में ही ज़्यादा उनका कंसंट्रेशन था।
तो नॉर्थ इंडिया जो इस्लामिक लोगों का कंसंट्रेशन नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा था, साउथ इंडिया में ना के बराबर था। क्यों? क्योंकि वहाँ तो वो जीतते थे और लौट के चले आते थे, कुछ ही रहते थे, और ख़ास करके नोबेल्स वगैरह तो ना के बराबर, जो आपने गवर्नर वगैरह बनाए वही रहे। और हमने तो देखा कि विंध्या रेंज को तो अलाउद्दीन खिलजी पहला था जिसने विंध्या रेंज को पार किया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो साउथ इंडिया में इस्लाम का इंटीग्रेशन नहीं हो पाया था। बट मोहम्मद बिन तुगलक के कैपिटल ट्रांसफ़र करने की वजह से अच्छे अच्छे नोबेल्स और आमीर्स कहाँ बसे? दौलताबाद में बसे। तो वहाँ व्यापार हुआ, व्यापारी आए, तो उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से जो सोशल इंटरेक्शन था, सोशल इंटरेक्शन नॉर्थ इंडिया में तो मुस्लिम्स इंटरेक्ट कर चुके थे, लेकिन साउथ इंडिया में मुस्लिम्स का सोशल इंटरेक्शन बढ़ गया। तो जो सोशल बैरियर्स था सॉरी वो सोशल बैरियर्स खत्म हो गए। ठीक है, तो लिखिएगा, बट आल्सो, ये पॉजिटिव पॉइंट एक तरह से है, और इसके बारे में मोहम्मद बिन तुगलक सोचा भी नहीं था। तो जो नहीं सोचा वो हुआ, और जो उसने सोचा वो नहीं सक्सेस हुआ। तो लिखिए, बट आल्सो लॉन्ग टर्म इफेक्ट। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है? लाइक सोशियो कल्चरल बैरियर between north and south were broken. A large number of Muslims, या ऐसे लिखिए मुस्लिम इलाइट्स, सिर्फ मुस्लिम से नहीं होगा, मुस्लिम इलाइट्स, क्योंकि सोशल इम्पैक्ट वगैरह इलाइट्स लोग ज़्यादा डालते हैं। तो मुस्लिम इलाइट्स वेयर माइग्रेटेड टू दौलताबाद and made permanent settlement there. तो बहुत से नोबेल्स और मर्चेंट्स गए, तो वहाँ सेटलमेंट किया, परमानेंट सेटलमेंट बनाया, लेकिन जब ये लौट कर आया तो बहुत से लौट कर ही नहीं आए, वो वहीं रह गए। और उन्होंने साउथ इंडिया में क्या किया? इस्लाम का इफेक्ट डाला। तो जिससे क्या हुआ? नॉर्थ और साउथ के बीच में दूरियां कम हुई। और इसकी वजह से क्या हुआ? लिखिए, इस्लाम प्रोपेगेशन among natives, cultural synthesis lead towards Indo-Islamic कल्चर। तो ये आपको सोसाइटी में चेंज जो होता है, ये आपको अचानक से नहीं आता है, ये टाइम के साथ आता है। तो 2 साल बाद वो लौट तो आया, लेकिन जो लोग वहाँ रुक गए उनकी वजह से
साउथ इंडिया में एक इंडो इस्लामिक नया कल्चर डेवलप हुआ। समझ में आई बात? तो ये इसके एक्सपेरिमेंट का पहला लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, जो इसको पता ही नहीं, ये कई सालों के बाद ये चीज़ लोगों को समझ में आई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है?